नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 12th बायोलॉजी का 16वां अध्याय जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। आज हम लोगों का ये 10वां वीडियो पार्ट होगा और इस वीडियो पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आपको पता है कि इससे पूर्व हमने आपको 9 वीडियो इस चैप्टर का बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण अध्याय का अच्छी तरह से डिस्कशन हो और आप अच्छी तरह से इन्वायरमेंट के बारे में समझ सकें तो निश्चित रूप से हमारा जो पीछे वाला वीडियो है उसको भी आप देख लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो भी 12th क्लास में छात्र या छात्राएं पढ़ते हैं उसको आप ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण, उसके बारे में। देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में जो हमारा वातावरण है वो वातावरण काफ़ी स्वच्छ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से इस वातावरण में कोलाहल उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा वातावरण जो है वो ध्वनि के माध्यम से भी प्रदूषित होता है। इस प्रदूषक को हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। जैसे मान लीजिए कि एक शांत माहौल है और उस शांत माहौल में आप लगातार डीजे बजा रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, पहाड़ को डायनामाइट लगा करके तोड़ रहे हैं, या फिर लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, गाड़ी के हॉर्न बजा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको पता है कि हमारा जो स्वच्छ वातावरण है, जो शांत वातावरण है, उसमें कोलाहल उत्पन्न होता है और इससे मानव को विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस समस्या को ही हम लोग ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे अभी क्लास चल रहा है, सब चीज़ शांत है, लेकिन क्या है कि कभी कभी जब हम क्लास में नहीं आते हैं तो आप लोग ज़बरदस्त शोरगुल करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिस शोरगुल की वजह से उसमें अशांति भी फैलती है। तो इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। तो देखिए, आखिर हम जो आपको अभी समझा रहे हैं लगभग वही चीज़ें जो है यहाँ पीपीटी में लिखा रहता है, बस इसका भाषा बदल जाता है, लेकिन कहने का जो मतलब होता है वो वही रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मानव कर्ण लगातार सभी ओर के मानव निर्मित शोर द्वारा आक्रामित होता है। आक्रामित मतलब क्या कि मानव का बहुत सारा शोर है। जैसे मान लो कि अभी तो हम लोग गेट बंद किए हुए हैं, शीशा बंद है तो बाहर का आवाज़ नहीं आ रहा। आप जब भी रोड पे जाएंगे तो गाड़ी का हॉर्न बजता है। थोड़ा दूर जाइएगा तो किसी मंदिर में भजन चल रहा होता है, मस्जिद में अजान की आवाज़ें आती है, बहुत सारे लोग पटाखे जलाते रहते हैं, बहुत सारे लोग शादी विवाह में डीजे बजाते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सब मानव निर्मित शोर है। ये सब क्या है? मानव निर्मित शोर है, जिससे कि हम लोग लगातार आक्रामित होते रहते हैं। और अब आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ ही स्थान शांति प्रबल रह गया। अगर मान लो कि कोई आबादी वाला इलाका है तो जितना बड़ा आबादी वाला एरिया होगा उतना अधिक जो है वहाँ पर क्या होता है? अशांति फैली रहती है। वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण का जो खतरा है वो काफ़ी अधिक होता है। आप तो देखते होंगे जितने भी बड़े आबादी हैं वहाँ पर क्या होता है कि गाड़ियाँ अधिक चलेगी, शादी विवाह अधिक होगा, जश्न मनता है, बड़े बड़े पूजा पाठ का आयोजन होता है, मस्जिद से अजानें बजती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कि ध्वनि प्रदूषण को करता है। जितना बड़ा आबादी वाला क्षेत्र होगा उतना अधिक यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होने का जो खतरा है वो बना रहता है। तो इस स्लाइड को आप लोग नोट कर लीजिए। इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखे कि मानव का जो कान है वो लगातार सभी ओर से मानव निर्मित शोर द्वारा आक्रामित होता जा रहा है। अब आबादी वाले क्षेत्र में कुछ ही ऐसे स्थान बचे हैं जो शांति प्रबल रह चुका है, बाकी सभी जगह पर आपको अशांति ही देखने को मिल सकता है। देखिए दूसरी स्लाइड में क्या कह रहा है कि अरुचिकार ध्वनि जिससे क्लेश उत्पन्न होता है शोर कहलाता है। कितना इजी बात लिखा हुआ है कि वैसा ध्वनि जो अरुचिकार हो, हम लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारा देखते होंगे समाज में कुछ लोग भोजपुरी गाना बजा देते हैं। आपको पता है कि कुछ वर्ग को छोड़कर जो हमारे जेन जी के लड़के हैं, जो युवा लड़के हैं, वो तो भोजपुरी में कुछ भी बोले, खास करके उसका तो अपना लिटरेचर है, वो उस बात को समझते हैं। बाकी उसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं
उनको वो ध्वनि क्या लगता है, अरुचिकार लगता है। उसमें आप देखते हैं म्यूजिक कितना अधिक रहता है। म्यूजिक छोड़िए, इतना मतलब गाना का क्या सुर है, ताल है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है, जितना म्यूजिक दे रहा है। तो कुछ लोग उसमें मस्त हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या है, अरुचिकार है। और यही अरुचिकार ध्वनि जिससे कि क्लेश उत्पन्न होता है। आप भोजपुरी गाना बजा रहे हैं, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ उसको लग रहा है कि चलो धम 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 कर रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या है कि इससे क्लेश उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग शोर कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि क्लास में भी जब तक शिक्षक नहीं आते हैं, बच्चे एकदम पूरा दे रहे हैं, आप पता चला कि दो नया नया एंट्री मारता है क्लास में, उसको लगता है हो क्या रहा है, पूरा यहाँ खाली हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। अनुचित समय पर होने वाली ध्वनि भी कहा जा सकता है, इसी को हम लोग शोर प्रदूषण कहते हैं। क्या जी, वायुमंडल में संक्षेपित अनैच्छिक ध्वनि जो स्वस्थ संकट को उत्पन्न करता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। यानी हम लोग को प्रकृति क्या दिया, एक स्वच्छ वातावरण दिया, लेकिन हम लोग अपने मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से इसमें शोर करते हैं, ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। और जब यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इससे हम लोग के जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्लेश उत्पन्न होता है, लोगों को कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। तो इस समस्या को ही हम लोग बोलते हैं शोर। क्या बोलते हैं इसको, लोग बोलते हैं शोर। तो चलिए इस स्लाइड को भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ध्वनि के दो गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं, दो गुण होते हैं। क्या क्या होता है, ध्वनि जो होता है इसके कितने गुण होते हैं जी, दो गुण होते हैं। पहला गुण क्या है, प्रबलता। पहला गुण क्या है, प्रबलता। देखिए यहाँ ध्यान से, पहला जो हमारा गुण है उसको हम लोग बोलते हैं प्रबलता। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाउडनेस। क्या बोलते हैं, लाउडनेस। और दूसरा जो लक्षण होता है ध्वनि का, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ध्वनि के दो लक्षण है, जैसे कि अगर लाउड स्पीकर में आप हॉर्न बजाते हैं तो इससे प्रबलता यानी लाउडनेस दिखेगा, मतलब दूर तक आवाज़ें जा रही है। लेकिन क्या है कि अगर आप डीजे पर उसी को यानी साउंड लगा करके अगर उसी ध्वनि को प्रसारित करते हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, आसपास में लगता है कि कंपन उत्पन्न हो रहा है। समझे, तो ये हमारा क्या है, ध्वनि का दो लक्षण है, एक लाउडनेस होता है और एक फ्रीक्वेंसी होता है। याद रखिए, एक लाउडनेस होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। आप देखे होंगे कि अगर लाउड स्पीकर लगा हुआ तो आपको क्या होगा, उसका आवाज़ दूर तक जाएगा। समझे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाउडनेस। अगर उसी आवाज़ को डीजे में बजाया जाए तो उसका आवाज़ कम ही एरिया में रहेगा, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो काफ़ी अधिक होगी। देखिए, एक व्यक्ति द्वारा शोर के बोध की शक्ति को मन से ग्रहण करना कोलाहल कहलाता है, जो ध्वनि मापने की इकाई है, और इसको हम लोग डेसिबल में माप सकते हैं। आपको पता है कि जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो हमारी वॉइस आपके तक पहुंच रही है, तो ये कितना वॉइस है, इसका कितना पिच है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ कंप्यूटर सेटअप लगा होता है। हम जब वॉइस बोलते हैं तो उसमें कंप्यूटर सेटअप पर एक ग्राफ बढ़ता है, और वहाँ देखिएगा डीबी लिखा हुआ, डीबी। तो याद रखिए ये क्या है, डेसिबल है। आप ध्वनि को मापने के लिए जो मापक है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। तो हम लोगों को क्या है कि एक निश्चित डेसिबल तक हम लोग सुनते हैं तो वह ध्वनि अच्छा लगता है, और उस डेसिबल से अगर पार कर जाए तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग को अरुचि उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। बस फिलहाल हम लोग ये जाने इस स्लाइड में क्या क्या जाने कि ध्वनि के दो लक्षण होते हैं, एक लाउडनेस होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। और ध्वनि को मापने के लिए जो इकाई बनाई गई है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। अब हम लोग जानते हैं कि किस किस डेसिबल्स में हम लोगों को आराम से सुनाई पड़ सकती है। जैसे ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, मतलब हम लोग के यहाँ जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ये ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं, किस किस कारणों से हमारे यहाँ जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर आप पटाखे जलाते हैं तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, और आपको पता होगा कि पटाखे में 50 डेसिबल तथा 80 से 100 डेसिबल तक होती है। अगर आप पटाखा फोड़ते हैं तो इसमें भी क्या कि यानी 100 डेसिबल तक का जो इसमें ध्वनि उत्पन्न हो सकता है। एयरक्राफ्ट अगर चलता है, एयरक्राफ्ट का मतलब क्या, जो सेना वाला जो जहाज होता है, आप देखते होंगे कि युद्ध चल रहा होता है, जिसको बोलते हैं
जो लड़ाकू विमान जिसमें कि बम वगैरह ले जा करके हम लोग दूसरे देश में जा गिरा आते हैं, तो जब वो चलता है ना तो उसमें बहुत अधिक आवाज़ करती है। तो उसमें कितना आवाज़ रहती है, उसमें जो है ना 82 से लेकर के 85 डेसिबल तक उसमें वॉइस रहती है। यानी इतना वॉइस जो है वो हम लोगों को क्या कर सकता है, वहाँ से सुनाई पड़ सकता है। इसी तरह से अगर हम वायुयान की बात करें तो 110 से लेकर के 120 डेसिबल तक इसकी सुनाई पड़ती है। रेल की सीटियों का जो वॉइस है वो 110 डेसिबल्स है। जेट फ्लाइट का जो है वो 100 से लेकर के 110 तक है। मोटरसाइकिल जो आप चलाते हैं अगर उसको फुल एक्सीलेटर लेकर के चलाएं तो उसका भी लगभग 105 डेसिबल्स है। रेडियो में जो प्रसारण होता है उसका 20 से 30 डेसिबल है। हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इसमें भी कुछ ध्वनि है, ये कितना, ये लगभग 10 डेसिबल है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मतलब कोई भी ध्वनि क्यों ना हो वो उसका एक डेसिबल है और एक निश्चित डेसिबल पे ही जाकर उसको मापा जा सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं, पटाखे छोड़िएगा इससे भी सम डेसिबल्स में वॉइस आएगा, ये भी क्या है ध्वनि प्रदूषण के एक स्रोत हैं। एयरक्राफ्ट चलेगा तो इससे भी आवाज़ें निकलेगी, इसमें भी डेसिबल होगा। पर्वत में अगर डायनामाइट सेट करके पर्वत को उड़ा रहे हैं तो पर्वत उड़ने के क्रम में भी आवाज़ होगा, तो उसकी भी अपनी अलग अलग डेसिबल्स होगा। परिवहन में जितने भी गाड़ी चलते हैं, बस, ट्रक, स्कूटर, इन सभी के भी चलने से ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। कृषि काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, खेत जोतते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी जो है ना आपको ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, इस स्लाइड में हमने सीखा कि ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत होते हैं। आप पटाखा फोड़ेंगे उससे भी ध्वनि प्रदूषण होगा, अगर आप एयरक्राफ्ट चलाते हैं तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होगा, रेलवे चलती है या रेलवे सीटी देती है तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, पर्वतों को डायनामाइट लगा करके तोड़ा जाता है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। परिवहन में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, स्कूटर हो, इन सभी से भी है क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। अगर आप कृषि उपकरण में जो भी यंत्र यूज करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो या पंपिंग सेट हो, जो भी हो, उससे भी ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो ये सभी हमारे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बच्चों दो प्रकार से पड़ता है मानव जीवन पे। कौन कौन? पहला जो प्रभाव है उसको हम लोग बोलते हैं श्रवण प्रभाव, याद रखिएगा, पहला जो हमारा प्रभाव है इसको हम लोग बोलते हैं श्रवण प्रभाव, और दूसरा जो प्रभाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं अश्रवण प्रभाव, जो कि दूसरे स्लाइड में होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए यहाँ ध्यान से कि ध्वनि के कितने प्रभाव, दो प्रभाव, एक श्रवण प्रभाव और एक अश्रवण प्रभाव। इसमें क्या है कि इसमें श्रवण शांति तथा बधिरता आते हैं और अस्थाई अस्थाई बधिरता पर होती है। श्रवण का अस्थाई ह्रास 100 डेसिबल पर होता है, यानी अगर हमारा कान 100 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को सुनता है तो हम लोगों में क्या होता है कि सुनने की जो क्षमता होती है उसमें कमी होती है। जैसे मान लीजिए कि 100 डेसिबल से ज़्यादा कहीं पर ध्वनि उत्पन्न हो रही है और लगातार हम उस ध्वनि में हैं, और एकाएक अगर उस ध्वनि को बंद कर दिया जाए तो पहले से जो आप सामान्य वॉइस सुन पा रहे होते हैं वो भी वॉइस जो है अब नहीं सुन पाइएगा, समझे। तो इससे कहीं ना कहीं बधिरता जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं डीजे में एक आध घंटा तक डांस कर रहे हैं और उसके बाद डीजे एकाएक बंद हो गया, अब आपके बगल में जो है ना, जो पहले से जैसे जितना वॉइस में आप सुन रहे हैं आपको लगेगा कि वो वॉइस से सुनाई नहीं पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पर श्रवण का प्रभाव पड़ता है। तो ये हम लोग का पहला प्रभाव है। दूसरा जो हमारा प्रभाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं अश्रवण प्रभाव। क्या बोलते हैं? अश्रवण प्रभाव। देखिए अश्रवण प्रभाव में हम क्या बता रहे हैं कि इसके कई प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार हैं? पहला है वाक्य संचार के साथ साथ व्यक्तिकरण। क्या है? वाक्य संचार के साथ साथ व्यक्तिकरण। सामान्यतः वाक्य के साथ अंतरक्षेपण करता है, चेतावनी की ध्वनि को भी सही नहीं समझना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा हमको लगता है स्लाइड कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक किया है लिखने में, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्या, हाँ, इसमें क्या है कि सुनिए इधर, अश्रवण प्रभाव का क्या क्या प्रभाव पड़ता है।
और श्रवण प्रभाव का प्रभाव पड़ता है कि वाक्य संचार के साथ व्यक्तिकरण। अगर आप लाउडली साउंड में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा कि सुनने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी आप में जो बहरा बोलते हैं ना, मतलब क्या, आप ऊंचा सुनना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग को देखिएगा कि जो कि सामान्य डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि में काम करते हैं, जैसे मान लो किसी मशीन के आसपास काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या परिवहन विभाग में काम करते हैं, लगातार बस ट्रक चलाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके सुनने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, मतलब वो थोड़ा ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये भी अश्रवण प्रभाव पड़ता है। दूसरा कि अवरुद्ध या खींच उत्पन्न होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार ध्वनि प्रदूषण में रहता है, भीड़ भाड़ वाली सड़कों इत्यादि जगह पर अगर रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में खींच व्यक्त होता है। खींच व्यक्त मतलब क्या, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव के हो जाते हैं। अगर आप जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि अगर आप बाज़ार घूमते हैं और 2-3 घंटा 4 घंटा बाज़ार घूम करके चले जाइए, तो घर जाने के बाद आपको लगेगा कि थका थका महसूस हो रहा है, लगेगा कि थोड़ा सा मन थक गया। अगर उस समय कोई आपको काम करने बोल दे या कोई पढ़ने बोल दे तो काफ़ी खींच उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तीसरा क्या प्रभाव पड़ता है, कार्य योग्यता में कमी हो जाती है। आप लगातार अगर ध्वनि प्रभाव में रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण से होकर के गुजरते हैं, तो आपके काम करने की भी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इससे आपको थकावटें उत्पन्न होती है, मानसिक कार्य करने वाले की योग्यता में भी कमी आ जाती है, या कार्य करने की क्षमता में पूर्ण रूप से ह्रास हो जाता है। अगर आप लगातार ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं तो निश्चित रूप से इससे नुकसान पहुंचता है और आपके काम करने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं घट जाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, 2 प्रकार के स्लाइड्स को पढ़े। पहला क्या कि ध्वनि प्रदूषण का पहला प्रभाव था श्रवण प्रभाव, और दूसरा प्रभाव क्या था, अश्रवण प्रभाव। और अश्रवण प्रभाव में बहुत सारी जो बातें थी उसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करें। चलिए, इसके बाद एक और प्रभाव पड़ सकता है अश्रवण प्रभाव, क्या, शारीरिक क्रियात्मक विकार। जैसे अगर कोई व्यक्ति लगातार ध्वनि प्रदूषण में रहता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इससे अनिद्रा, मतलब अच्छे से नींद नहीं आएगा, तनाव रहेगा, और आपको यकृत संबंधित जो है बीमारियां हो सकती है, समझे, लीवर किडनी जैसे भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं अगर आप लगातार ध्वनि प्रदूषण में रहते हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं जो ध्वनि प्रदूषण की वजह से आप में आ सकता है। क्या क्या सीखे हम लोग कि अगर कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण में रहता है तो पहला वो ऊंचा सुनेगा, मतलब सामान्य मान लो कि 2 व्यक्ति बातचीत कर रहा है, तो जो व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण में लगातार रह रहा है तो उसको ऊंचा सुनने की आदत पड़ जाएगी, मतलब नॉर्मल वॉइस में वो आपकी बातों को नहीं सुन पाएगा। दूसरा कि उसमें खींच उत्पन्न होगा। खींच मतलब क्या कि अगर आप उसको कुछ बोलेंगे तो उसका व्यक्तित्व जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो आपसे झुलस करके बात करेगा, उसका बीपी जो नहीं बोलते समाज में कि हाई हो गया, तो उस प्रकार की बातें होंगी और आपसे थोड़ा सा अनुरुचि प्रकट करेगा। इसके बाद क्या है, उसके काम करने की क्षमता में भी कमी हो जाएगी, कि मतलब जितना काम वो पहले से कर पा रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसके काम करने की क्षमता में कमी हो जाएगी, वो हमेशा जो है मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करेगा। इसके बाद शरीर में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। सबसे पहले तो नींद नहीं आएगा, और अगर आपको नींद कम आएगा तो नींद कम आने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपके शरीर में ब्लड कमना शुरू हो जाएगा, आपके किडनी पर, लीवर पर भी इसका प्रभाव देखने को पड़ सकता है। यानी अनिद्रा वाली जो समस्या है वो भी ध्वनि प्रदूषण की वजह से उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट स्लाइड है वो लिखा हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करें। देखिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो स्लाइड में लिखा है वही लिखिए। अगर एग्ज़ाम आपको पूछे, ये 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या करिए, जो बेफिजूल लाउड स्पीकर बजाते हैं उसको रोकिए, या फिर जहाँ जहाँ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके बड़ा भजन कीर्तन करते हैं उसको रोकिए। जितने भी जगह मस्जिद पे अजान पढ़ाई जा रही है उसको भी रोकवाइए। यहाँ तक कि शादी विवाह में आप डीजे बजा करके घूमते हैं उस पर भी रोक लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखे होंगे कि जैसे मान लो कि खगड़िया में भी एक केबिन है, पूर्वी केबिन, आप बहुत सारे लोग गए होंगे।
आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी केबिन गिरता है दोनों तरफ से बाइक लगा देते हैं, और उसमें क्या है वन वे होना चाहिए, मतलब अगर इधर से कोई व्यक्ति जा रहा है तो अपने लेफ्ट रोड के आधे सड़क को खाली करके लेफ्ट दिशा में उसको रहना चाहिए, और जो उसके विपरीत दिशा में आ रहा है जो वाहन उसको भी जो है अपना आधा रोड खाली करके लेफ्ट दिशा में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति सबसे पहले आकर के लेफ्ट में खड़ा है तो जो सबसे पीछे में खड़ा है उसके राइट में आकर खड़ा हो जाता है, और दोनों तरफ से क्या करते हैं गाड़ी को जाम कर देते हैं, केबिन को जाम कर देते हैं, और जो ही केबिन खुलता है एकदम पूरा दोनों लगेगा कि युद्ध चलने वाला है, कि मतलब महाभारत में ना कि हॉर्न बजा दोनों तरफ से चलो आक्रमण, उस तरह से आक्रमण करते हैं, और दोनों गाड़ियां इस तरह से फंसता है। आप उसके बाद दे रहे हैं हॉर्न, आपको पता है कि जब तक सामने वाला हटेगा नहीं तब तक आपकी गाड़ी आगे जाएगी नहीं, या फिर आगे से जो गाड़ी है वो जब तक हटेगा नहीं तो आप पीछे से आगे जाएंगे नहीं, इसके बावजूद भी आप हॉर्न बजाते हैं। तो ये सब क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण का कारण, इसको भी रोकना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन पास हो गई और केबिन वाले जो है थोड़ा सा गेट खोलने में विलम्ब कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसकी मजबूरी होती है। कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रेन पास हो गया और उधर से दूसरा ट्रेन भी आने वाला है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो गेटमैन है वो केबिन नहीं खोलता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं फालतू में। बहुत सारे लोग तो गाड़ी उड़ी स्टार्ट करके शुरू हो जाते हैं, इससे तेल भी अधिक जलता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो ये सभी आदतें को जब हम सुधारेंगे तो निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। तो ये सब बात भी आप लिख सकते हैं, यही सब बात यहाँ स्लाइड में लिखा होगा, देखिए क्या क्या लिखा है हम देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि स्रोत पर शोर नियंत्रण करने के लिए गैडगेट का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ध्वनि को उत्पन्न करने वाला कोई मशीन है तो उसमें फिल्टर लगा देना चाहिए, समझे। जैसे अब मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में क्या साइलेंसर लगा हुआ, फिल्टर लगा हुआ, ध्वनि को वो कम कर देता है। लेकिन कुछ लोग क्या करता है जानबूझ के दिखाने के लिए साइलेंसर खोल देता है, अब जानबूझ के उसका बाइक आवाज़ कर रहा है, गाड़ी आवाज़ कर रहा है, लोग को लगे कि फलना का गाड़ी गया। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। जितना कम ध्वनि उत्पन्न हो उसके लिए आपको गैजेट लगाना होगा, उसके लिए आपको साइलेंसर लगाना होगा ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। दूसरा क्या करना है, जितने भी पुराने व अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले वाहन हैं उस पर बैन कर देना चाहिए सरकार को। जैसे कि नया में गाड़ी क्या होता है कम आवाज़ करता है, लेकिन धीरे धीरे जब गाड़ी पुराना हो जाता है तो वो आवाज़ करना अधिक कर देता है, तो इसको हम लोग को रोक लगा देना चाहिए। गांव सब में जब मशीन चलता है ना आटा चक्की वाले, तो आटा चक्की वाले साइलेंसर लगाने के बदले में ना जहाँ से उसका धुआं निकलता है वहाँ पर एक और बड़ा सा गड्ढा रख देता है, और उससे आवाज़ टकरा करके पूरा गांव में पता चलता है कि अब मशीन चालू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का एक वजह है, तो ऐसा करने से हम लोग को बचना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे को मैसेज देने के लिए ध्वनि प्रदूषण कर देते हैं। बहुत सारा विद्यालय है, अब आजकल एक नया फैशन चला है बहुत सारे स्कूल में कि टीचर सब क्या करेगा कि सुबह 4 बजे से ना लाउड स्पीकर चला देगा और कुछ नहीं रटा रटा वही सवाल, माय नेम इज GK सिंह, माय फादर्स नेम इज फलना, माय विलेज इतना, आई एम स्टैंडर्ड क्लास इन ओना तरह करके भोग आधा सीधा गलती बोल कर करके चला गया। और वो कर क्या रहा है, बस उसको बच्चों के ज्ञान से लेना देना नहीं है, बस क्या है कि पूरा गांव वाले को जनाना है कि जहाँ मास्टर साहब जो है ना आप बच्चा को अंग्रेजी पढ़ना सिखा दिए। तो इन सभी चीज़ों से भी बचना चाहिए। जितने भी स्कूल वगैरह हैं, भाई ज्ञान का मतलब क्या होता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्लास में पढ़ाइए, अच्छे से सिखाइए। ये जो आप लाउड स्पीकर लगा करके पूरे गांव को जना रहे हैं कि हम जो है बच्चे को अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं, तो बिना लाउड स्पीकर का आपका बच्चा अंग्रेजी नहीं सीखेगा, वैसे भी सीखेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इसके बाद देखिए मोटरसाइकिल एक्ट का कड़ाई से पालन करना चाहिए। आपको पता होगा, आप कोचिंग सेंटर के बाहर में देखते होंगे कुछ लड़का बाइक का साइलेंसर खोल करके 2 चक्कर मारेगा। अब क्या है कि उसकी कोई जान पहचान वाली लड़की खाली किसी कोचिंग सेंटर में पढ़े तो वहाँ 4 चक्कर लगाएगा, और 4 चक्कर लगाना वो पूरा साइलेंसर खोल देता है। मतलब क्या है कि टीचर का आवाज़ सुनाए पढ़े ना पढ़े, मोटरसाइकिल वाला का आवाज़ कोचिंग क्लास के अंदर तक प्रवेश करता है। तो ऐसे ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इस प्रकार का मोटरसाइकिल चलाता है, इसको पकड़ पकड़ करके पुलिस को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, तभी जा कर के ध्वनि प्रदूषण रुक सकता है। जितने भी लाउडिस स्पीकर हैं उसके प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। खास करके
अब मान लीजिए कि किसी को पूजा भी करना है तो भाई अपने घर में पूजा करो। भगवान बहरा थोड़ो है कि आप लाउड स्पीकर लगा कर करोगे तो वो आपकी बातों को जल्दी सुन लेंगे। भगवान में असीम शक्ति है, आप मन से, भगवान सबसे अधिक, भगवान हो या जो जिस धर्म को मानते हैं, अल्लाह है, ईश्वर है, वो सब क्या हैं, वो सभी ऐसे हैं कि आप मन से बोलिए वो आपके लिए हो जाएंगे। सच्चा दिल रखिए, सच्चा मेहनत कीजिए, सच्चे से उनको भक्ति कीजिए, वो आ जाएंगे। अब उनके लिए आपको लाउड स्पीकर लगा करके अजान पढ़ना या लाउड स्पीकर लगा करके भजन करना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। आपको बचना चाहिए। लाउड स्पीकर का उपयोग करके कभी भी जो है ना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो उसको सरकार को पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, समझे। इसके बाद जनता को ध्वनि प्रदूषण के नष्ट के बारे में जागरूक और शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक। अभी भी बहुत सारे लोग को लगता है कि ध्वनि भी कोई प्रदूषण है, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए कि ध्वनि भी अब प्रदूषण है। डीजे अगर आप बजा रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है, इसको कम कीजिए, समझे। पहले के समय में ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा हॉर्न मारता था, आप देखते हैं तो ट्रेन का हॉर्न थोड़ा सा कम किया, और उस ड्राइवर को भी नसीहत दिया जाता कि इमरजेंसी में हॉर्न बजाइए। पहले का में क्या होता था कि अगर रेलवे ड्राइवर कहीं मान लो कि सहरसा से गाड़ी लेकर के पटना गया और बीच में बेगूसराय में उसका ससुराल है, तो अपना ससुरालों के पास में आता था तो हॉर्न बजा देता कि कम से कम साली सुने कि उसका जीजाजी ट्रेन लेकर के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आप वहाँ भी रुकाए, और इन सभी चीज़ों को जनता के बीच लेकर जाना चाहिए। लगना चाहिए कि ध्वनि भी एक प्रदूषण है और इससे बचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपाय करने चाहिए। तो ये सभी काम अगर आप करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण से नियंत्रण हो सकता है और ध्वनि प्रदूषण से हम लोग बच सकते हैं। और इस प्रकार हमारा जो ये ध्वनि प्रदूषण वाला जो टॉपिक है वो पूर्णतः समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर विश्वव्यापी उष्णता यानी हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, समझे। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ग्लोबल वार्मिंग तो आप समझते हैं जलवायु परिवर्तन, और ये हमारे पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड भी है और साथ ही साथ एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो अंतिम पार्ट का वीडियो होगा, पार्ट नंबर 11, उसके लिए आप इंतज़ार करेंगे, और वो वीडियो जब आएगा तो उसको भी आप अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं। आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए और मन लगा कर पढ़िए।